नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है कलाम अकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि अपना कमिटमेंट हुआ था कि अपना सिलेबस कंप्लीट होगा, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपके कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, जिसमें खाली पिछले साल का नहीं कहेंगे अपन, जितने भी आज तक के आपके पेपर्स लगे हैं और जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनको अपन 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। आज तक के सभी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि 2 या 3 साल के पेपर्स अपन लें, जितने पूछे में ईयर वाइज आपको यहां पर मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन को अपन वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक क्लास जो कि समराइजेशन के साथ में इन ए नटशेल कहेंगे, ब्रीफ कहेंगे, वो आपके समक्ष प्रेजेंट करने जा रहा हूं। देखिए जरा यहां पर क्या बात अपनी है। पहला सवाल आपके समक्ष, ये हमारा ग्रेड 1 है आपका संस्कृत एजुकेशन 2020 वाला। उसके अंदर पूछा हुआ आपका कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको सही जो पूर्वसर्ग है या समुच्चय बोधक अव्यय है उसको भरना है। ठीक है, मतलब क्या पूछा अगले ने हमसे? प्रीपोजिशन पूछा। ठीक है, और क्या सवाल दिया आपका? सवाल आपका यहां से स्टार्ट होता है कि द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10 और 6:10। ये जो ट्रेन है वो शुरू होती है और वहां पर चलती है, रवाना होती है, और कितनी बजे आपका? 6:10 के ऊपर। सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन। इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप स्टेशन 6 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म टिकट भी लेना पड़ेगा या फिर आपको वहां पर प्लेटफॉर्म भी ढूंढना पड़ेगा। आप वहां रिलैक्सेशन में रहें, भागम भाग आपकी ना रहे आपका। तो ग्रेड 1 के संस्कृत एजुकेशन के अंदर 2020 में पूछा हुआ यह सवाल, यहां ब्लैंक स्पेस दिया गया। अब आपको समझना क्या है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि इतनी बजे तक, तो आपका तक का अर्थ देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, तक का अर्थ देने के लिए प्रीपोजिशन आपकी 2 आपके पास होती हैं। एक कौन सा? टिल होता है, और टिल के ही परिवार से हमारा दूसरा प्रीपोजिशन निकलता है, कौन सा? अनटिल निकलता है। और जब इस टर्म को अपन लेकर आते हैं तो यहां पर दोनों ही नहीं होते हैं, तो इन दोनों का सप्लीमेंट क्या बन जाता है? आपका बाई बन जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ही वहां पर नहीं होते हैं तो इन दोनों का जो सप्लीमेंट है, बताइए वो क्या बन जाएगा? आपका बाई बनेगा। यहां बाई का मतलब के द्वारा नहीं होता, बल्कि क्या होता है? तक। अब ढूंढिए जरा कि यह ट्रेन, यह रेलगाड़ी 6:10 पर रवाना होती है। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप स्टेशन पर 6 बजे तक पहुंच जाएं, मतलब टिल आना चाहिए। नहीं है, टिल नहीं है, तो उसका सब्स्टिट्यूट, उसका स्थानापन्न कौन? अनटिल आना चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। तो इन दोनों का जो आपका सप्लीमेंट बनेगा वो कौन बनेगा? वहां पर बाई बनेगा। अब आपको इजीली यहां पर पता चल जाना चाहिए कि अपना आंसर क्या निकल रहा है। अब आप गौर करें, अपनी पिछली क्लासेस को अगर आप अपने वीडियोस में देखेंगे तो बाकायदा ये चीज आपकी मैंने बता रखी है। ठीक है, बाई को आप जाकर पढ़िएगा, प्रीपोजिशन के सेक्शन को खोलिएगा, आपको इजीली पता चलेगा कि बाई तक का अर्थ भी वहां पर देता है। पहला सवाल क्लियर। चलते हैं अगले सवाल पर। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ब। अब की बार आपसे क्या पूछा है? वर्ब पूछा है। मतलब ये कहां से सवाल आ गया आपका? टेंस से आ गया, या फिर आप क्या कहेंगे? करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब से सवाल आ गया। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यहां से ये सवाल आपका बन गया। ठीक, सवाल यहां से शुरू होता है, कौन सा? ये देखिएगा, एक्चुअल में ये प्रॉपर वे के अंदर टेंस का सवाल भी नहीं, क्योंकि इसने भर दिया आधा। जो इसकी जानकारी है जितनी होती है वो तो इन्होंने भर के डाल दी है वहां पर। ठीक है, लेकिन अगला कह क्या रहा है वो सुनिएगा कि जो एप्रोप्रिएट वर्ब है या उपयुक्त जो क्रिया शब्द है उसकी अपन बात करते हैं, तो वो वहां पर टर्म किसके बारे में पूछ रहा है? सिंटैक्स के बारे में पूछ रहा है। यानी यहां पर जो रियल टॉपिक की अगर आप बात करते हैं तो रियल टॉपिक में यह सवाल सिंटैक्स से जुड़ा हुआ है, जिसे आप क्या कह देते हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कह देते हैं, या फिर इसी के लिए आपका टर्म क्या आ सकता है? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड आ सकता है। इसे क्या पढ़ सकते हैं? आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड इसे पढ़ा जा सकता है। ये इसी के नाम है, चाहे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कह दें या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कह दें या सिंटैक्स कह दें, इसी के नाम है। यहां पर खाली वर्ब पूछा है,
ठीक है, तो उसके आधार पर तो अपन ये मानते हैं कि वर्ब का पार्ट टेंस से जुड़ा हुआ, लेकिन टेंस वाली जानकारी तो इसने दे दी यहां पर, देखो किल्ड पैसिव में लिख रखा आपका, तो ये तो दे दी आपकी। तो हमें वहां पर टेंस के अंदर भी सिंटेक्स का सवाल पूछा हुआ है कि ये एक वचन है या फिर आपका बहुवचन है। क्या लिखा कि ऑल द पैसेंजर्स, सारे के सारे जो यात्री हैं, विद द ड्राइवर, किसके साथ, गाड़ी के चालक के साथ में, किल्ड इन द एक्सीडेंट, दुर्घटना में मारे गए। ठीक, अब यहां पर पहली बात तो कि इसमें डूअर ऑफ एक्शन कौन है, काम करने वाला कौन है, इसकी जानकारी नहीं है। जब डूअर ऑफ एक्शन नहीं है ना, तो वहां पर ये एक्टिव में है या पैसिव में है, सीधी सी बात पैसिव में है। तो पैसिव में लगता क्या है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और बी के फॉर्म क्या होते हैं बताओ, इज एम आर वोज वर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर वर वोज या इज में से आना चाहिए, बाकी तो आपका आएगा नहीं। ठीक है, अब ये हैव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर हैव के साथ में आप पैसिव बनाते हैं तो यहां पर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अगर उसका पैसिव बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, हैव प्लस बीन प्लस और फिर क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इस तरीके से ये डीलिंग हो जाएगी। क्लियर आपका, लेकिन ये कब आता है, जब आपका पैसिव होता है तब की बात है। तो यहां तो हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन गौर ये करना इसमें बीन तो नहीं है ना, तो पैसिव में है। ये आप कैसे समझेंगे उसको एक बार मैं बता देता हूं, एक्टिव पैसिव वाला झंझट दूर करिएगा, आपने पहले पढ़ भी रखा है, एक बार फिर से आपको यहां बता देता हूं। अगर आपको बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है, बताओ क्या दिया जाता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर बी के पैटर्न में अपन रखते हैं तो बी में बताइए यहां पर क्या क्या आ जाएगा आपका, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, और कौन सा है आपका, बीन। इनमें से किसी एक के साथ में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इनमें से किसी एक के साथ में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वह वर्ब का थर्ड फॉर्म उसे पैसिव की तरफ ले जाएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं और उस सेंटेंस में ऐसा लिखता हूं आपका, रवि वॉज पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। रवि को प्रिंसिपल के द्वारा पीटा गया, दंडित किया गया, सजा दी गई। अब चेक करना जरा, अगर इस पैटर्न पे आप पढ़ते हैं तो ये वॉज, देख लीजिए वॉज ये रहा, किसका काम कर रहा है, बी का काम। फिर यहां पर देखिएगा ये कौन सा है आपका, पनिश्ड। ये पनिश्ड यहां पर क्या है, आपका थर्ड फॉर्म आ गया। तो ये जो सेंटेंस अपना बना है, बताइए ये सेंटेंस किसका हो जाएगा, आपका पैसिव वॉइस का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और तरीका कि अगर आप ये कहते हैं कि आपका जो डूअर ऑफ एक्शन है, डूअर ऑफ एक्शन मतलब कार्य करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन को आप पढ़ना चाहें तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा, आपका कार्य करने वाला। ठीक है, अब ये जो डूअर ऑफ एक्शन आपके पास में आ रहा है, ये डूअर ऑफ एक्शन अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है, सेंटेंस के स्टार्ट का मतलब क्या रहा बताओ, आपका शुरू में है। ठीक है, तब तो ये क्या बोला जाएगा, आपका एक्टिव वॉइस कहा जाएगा। अगर ये सेंटेंस के लास्ट में है और या फिर आपका सेंटेंस में है ही नहीं, या तो सेंटेंस के लास्ट में है और या फिर आपका है ही नहीं, तो यह पैटर्न आपका किस में चला जाएगा, पैसिव वॉइस में चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में रवि वॉज पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, कि रवि को दंड किसने दिया, प्रिंसिपल ने। तो काम रवि कर रहा है दंड देने का या प्रिंसिपल कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है। तो हमारा डूअर ऑफ एक्शन या काम करने वाला कौन हुआ, द प्रिंसिपल। और वो द प्रिंसिपल है कहां पर, लास्ट में है। तो बताओ एक्टिव है या पैसिव, पैसिव है। और आप इसे हटाकर यहां तक पढ़ दो कि रवि वॉज पनिश्ड, इतना पढ़ दो, आप ये भूल जाओ कि आपके पास में बाय द प्रिंसिपल है भी क्या, ये भूल जाओ, आप दिमाग से निकालो। क्या कहा, रवि वॉज पनिश्ड, इतना ही, रवि को दंडित किया गया। रवि को दंडित किया, किसने किया हमें नहीं पता, इसका मतलब डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, तो भी ये क्या है, आपका पैसिव है।
बात क्लियर हुई? अब इस सवाल को पढ़ो कि एक्टिव है या पैसिव है। देखो यहां पर ऑल द पैसेंजर्स, सारे के सारे जो यात्री हैं, विद द ड्राइवर, चालक के साथ में, किल्ड, मारे गए, इन द एक्सीडेंट, दुर्घटना में। मारा किसने? किसने मारा उसकी जानकारी नहीं है, मतलब हमारे पास क्या नहीं है भाई? डूअर ऑफ एक्शन नहीं है। और अगर डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, इसके मायने क्या हुए बताओ आपका? वो पैसिव में चला गया। और पैसिव में जाते क्या चाहिए बताओ आपका? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर आप पैसिव की बात करते हो तो क्या चाहिए? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और बी में आता क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, यही तो आएगा। अब जब आप यहां पर देखते हैं तो अपने इस टर्म के अंदर आपका हैव अकेला तो पैसिव नहीं बनाएगा, बीन चाहिए, तो बीन दिया हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना सिरे से खारिज हो गया। अब बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इनमें से वर, वोज या इज में से। अब पहले ये डिसाइड करते हैं, इज अलग है, वर, वोज अलग है। आप ये सारे जानते हैं कि अपना वर और वोज, बताओ ये किस किस को शो करता है? वर आपका पास्ट टाइम को शो करता है, वोज किसको शो करता है? पास्ट टाइम को शो करता है। और इज आपका किसको शो करता है? प्रेजेंट टाइम को शो करता है। अब ये टाइम क्लियर करते हैं कि प्रेजेंट है या पास्ट है। वो सारे के सारे यात्री और ड्राइवर अब मरता है या मारा गया? मारा गया। मतलब काम किस में? प्रेजेंट में या पास्ट में? पास्ट में। तो प्रेजेंट वाली चीज हटा दो। प्रेजेंट वाली चीज क्या हटी आपकी? इज। अब अच्छा वर और वोज, तो वर और वोज में वर बहुवचन है और वर क्या है आपका? बहुवचन। तो वोज क्या है? उल्टा आपका एक वचन है। ये पता होना चाहिए आपके पास में। ये लिख रहा हूं, ये वर कैसा है आपके लिए? प्लूरल है। प्लूरल का मतलब बहुवचन है। और जब आप वोज की बात करते हैं तो बताओ वोज वहां पर प्लूरल है या फिर आपका सिंगुलर है? ये सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। अब यहां पर चेक करो एक रूल कि एक वचन बहुवचन में किस हिसाब से छाटू। इसमें सिंटेक्स के अंदर कुछ शब्द होते हैं आपके, जैसे विद है। ये सिंटेक्स अगर सिंपली आपने मेरे से देख रखा है तो गलत नहीं करेंगे आप। जैसे टुगेदर विद है, या फिर टंग बताओ क्या है आपका? अलंग विथ है, या फिर बताओ क्या है इसमें? एंड नोट है, या फिर टर्म बताओ इसमें क्या है आपका? इन एडिशन टू है, या फिर आप इसमें क्या कह सकते हैं? आपका पार्ट है एंड नोट का। ये एंड नोट वाला इसके अंदर आ ही गया आपका, तो आप लेंगे लाइक का, या फिर क्या ले लेंगे आपका? बिसाइड्स का ले लेंगे, और या फिर क्या आ जाएगा? एज वेल एज का। और भी हैं काफी शब्द, हम उनकी बात यहां पर नहीं कर रहे। एक बार अगर इधर आपको सब्जेक्ट दिया गया और इस साइड में आपको सब्जेक्ट दिया गया और फिर अगला आपसे क्या पूछता है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो भाई ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसके अनुसार आएगा? पहले के अनुसार। देखो जुड़ा हुआ किस किस से होना चाहिए? विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, बिसाइड्स, एज वेल एज। दूसरे के अनुसार या पहले के अनुसार? पहले के अनुसार। अब यहां पर परखें जरा, देखो इसमें यहां पर बीच में क्या आ रहा है आपका? विद आ रहा है, ठीक। दूसरे वाला कौन है आपका यहां पर? ड्राइवर। और पहले वाला कौन है बताओ आपका? ऑल द पैसेंजर्स। तो ये ड्राइवर के अकॉर्डिंग लेगा या पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग? पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग। अब पैसेंजर्स एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। और बहुवचन होगा तो बताओ यहां पर वोज आएगा या फिर आपका वर आएगा? वर आएगा। ये अपना आंसर वहां पर बन जाता है इजी वे के अंदर। अपना आंसर रहा वर। देखो पूरा निचोड़ निकाल लिया। अब आपको लेवल का पता चल जाएगा किस लेवल तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली बात पे आते हैं आपका, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक। निम्नांकित रिक्त स्थान या खाली स्थान के लिए आपको वहां पर सही शब्द को चुनना है, सही शब्द का चुनाव करना है। द ब्लैंक कैन बी वेरी सूटेबल फॉर कमर्शियल कॉलेज। यह आपका 2020 के संस्कृत शिक्षा के प्रथम श्रेणी के पेपर का, मतलब आपके पेपर का पहले प्रश्न पत्र का सवाल क्या कहा कि जो व्यापारिक, कमर्शियल, व्यापारिक या वाणिज्यिक जो आपके वहां पर कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उनके लिए यह चीज बड़ी सूटेबल या उपयुक्त हो सकती है। तो ये जो वर्ड पूछे जा रहे हैं ना, ये आगे कन्फ्यूजेबल वर्ड के हिसाब से, बताओ किसके हिसाब से आगे? आपका कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के हिसाब से आगे, मतलब जो भ्रामक शब्दावली है उसके साथ में आपके जुड़े हुए माने गए हैं। तो यहां पर ये जो टर्मिनोलॉजी अपन देखते हैं उसको परखना जरा।
यहां देखो इन शब्दों का अर्थ आना चाहिए। बाइट, बाइट का मतलब क्या होता है? काटना। फिर साइट, साइट का मतलब आपका जो दृष्टि है, या फिर क्या कह सकते हैं, दृश्य। फिर यहां पर सीन, सीन का मतलब क्या है? देखा जा चुका, देखा जा चुका। फिर है साइट, इस साइट का हिंदी मीनिंग लेंगे, बताओ क्या बनेगा? स्थल। साइट का मीनिंग क्या आ जाएगा आपका? स्थल आ जाएगा। अब आप समझें जरा इन बातों को कि अब चारों का अर्थ मुझे आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से लगा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज देखनी है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कट सकता है। वो आप देखो, आपको आर्टिकल पढ़ाए हैं मैंने, यहां ये डेफिनेट आर्टिकल द है। और आर्टिकल की खास बात यह होती है कि आर्टिकल जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आर्टिकल के साथ में आपको हर हाल में, बताओ क्या लाना होगा? आपका नाउन लाना होगा। आर्टिकल के साथ हर हाल में क्या आएगा? आपका नाउन आएगा। तो यहां पर बाइट नाउन है या नहीं है आपका? ये जो बाइट है आपका, ये एक तरीके से वर्ब के रूप में काम करता है जनरली, लेकिन हमें यह भी देखना है कि यह नाउन के रूप में काम करेगा या फिर नहीं करेगा, इसकी जानकारी भी मुझे वहां पर होनी चाहिए। तो मैं आपसे पहले तो यह पूछ लेता हूं कि बाइट नाउन है या वर्ब है या फिर आपका दोनों है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। आप बताएं। देखें, बाइट वाला पार्ट अगर आप लेते हैं तो बाइट को आप क्या समझेंगे? बाइट अपने लिए क्या होता है? वर्ब होता है। क्या आ जाएगा आपका? वर्ब। लेकिन कुछ जगह ये नाउन का काम भी कर सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि ही गेव मी ए बाइट, उसने मुझे वहां पर एक टुकड़ा दे दिया, तो ये दोनों में काम आता है, तो अपन इसे काटेंगे नहीं एक बार। साइट भी क्या है? नाउन है। और ये इधर वाला साइड भी क्या है? नाउन है। लेकिन ये जो सीन है, सी सॉ सीन, ये क्या है? वर्ब है। तो ये आर्टिकल वर्ब तो लेगा नहीं, क्रिया शब्द नहीं लेगा। क्या लेगा बताओ? आपका वहां पर आपका नाउन लेगा। अब इस कॉमर्शियल कॉलेज के लिए यह उपयुक्त हो सकता है, काटना उपयुक्त हो सकता है, दृष्टि उपयुक्त हो सकती है, या स्थान स्थल उपयुक्त हो सकता है। वो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उसे एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो वह स्थल विशेष उसके लिए क्या हो सकता है? आपका उपयुक्त हो सकता है। तो बताओ आंसर कौन सा आएगा? साइट का। अब इसमें क्या चाहिए था आपको? अगर आपने गौर किया हो तो केवल और केवल आपको इन शब्दों का अर्थ चाहिए था, फिर इजीली आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। चूज द, चुनिएगा, किसको चुनिएगा? द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है आपका? विलोम शब्द। यह ध्यान से देखना है आपका, जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं या फिर आपका विलोम शब्द होते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? एंटोनिम कहा जाएगा। ऑफ द वर्ड, उस शब्द के, जो शब्द बताओ किसका है आपका? वहां पर इंडस्ट्रियस का है। तो अगर विलोम शब्द आप छांटते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा बताओ? आपका सबसे पहला कार्य तो यही रहेगा कि इसके अंदर आपको विशिष्ट तौर पर यह पहचानना है, यह परखना है, ठीक है, कि इसका अर्थ क्या है। अगर वो अर्थ आपने निकाल लिया तो आपको कोई समस्या वहां रहने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हिस्से में अपन पढ़ते हैं तो आपको वर्ड चाहिए कौन सा? इंडस्ट्रियस चाहिए। मतलब ये शब्द, और ये शब्द काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो अपन अचंबा नहीं करेंगे। अगर ये चीज बार बार रिपीट होती है तो भी इसे आपका वहां पर आपको याद रखना है। इंडस्ट्रियस वो होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? उद्यमी कह देते हैं, परिश्रमी कह देते हैं, या फिर मेहनती कह देते हैं। देखो आराम से मैं धीरे धीरे बोलता चल रहा हूं, आप कोशिश करें याद रखने से। क्या है आपका? उद्यमी कह सकते हैं, या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं? मेहनती कह सकते हैं, या फिर इसी टर्म को बताइए जरा, आप क्या कह सकते हैं? आपका परिश्रमी कह सकते हैं। यह पैटर्न इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। अब अगला चाहता है विलोम शब्द, मतलब इसका उल्टा चाहता है, समानार्थी नहीं चाहता है बल्कि आपका विलोम शब्द चाहता है। तो एक एक के शब्द आप सीखते चले। वहां पर अपना अगला वर्ड है वो कौन सा रहेगा आपका? वहां पर एसिडुअस रहेगा। एसिडुअस का मतलब क्या होता है? जो आपका अध्यवसायी या परिश्रमी होता है। मैं क्या बोलूंगा इसे? आपका परिश्रमी कहूंगा, मेहनती ही कहूंगा। तो अपन क्या कह सकते हैं बताओ इसे? आपका परिश्रमी। ये टर्म तो आप आराम से जानते ही जानते हैं, और प्लस में यहां पर इसे अध्यवसायी भी कहा जा सकता है। एक हिंदी का नया शब्द भी मैं आपको यहां दे देता हूं, ये टर्म यहां पर लग जाएगा, अध्यवसायी। फिर अगला है बिजी। ये आप सारे जानते हैं। बताओ बिजी का मतलब क्या होता है? जो व्यस्त होता है, ठीक है। फिर अगली बात आपका हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है?
जो कठोर मेहनती है। बताओ इसे क्या पढ़ देंगे अपन आपका, कठोर मेहनती। इस तरीके से ये टर्म आपका आ जाएगा। अब यहां पर ये तीनों जो शब्द आपके पास में आ रहे हैं, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तीनों के तीनों बतौर सिनोनिम या समानार्थी जो भाव है वो देने में माहिर हो रहे हैं। मतलब एक ऐसा भाव आपको दे रहे हैं जो समानार्थी अर्थ से आपका जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन अगला जो टर्म आ रहा आपका, ठीक है, अगर उसे अपन कहते हैं कौन सा, आइडोलेंट। क्या वर्ड है आपका, आइडोलेंट। और आइडोलेंट को अपन क्या कहेंगे, ए कर्मण्य, काम न काज का, दुश्मन दोमन अनाज का। ये क्या वर्ड लेगा हिंदी में आपका, ए कर्मण्य, अर्थात जो काम नहीं करता है, जो नाकारा रहता है, उसे क्या कहा जाता है, इडोलेंट कहा जाता है या आइडोलेंट कहा जाता है। तो इंडस्ट्रियस तो होता है मेहनती, ये भी परिश्रमी मेहनती है, और मेहनती है तो वो व्यस्त भी रहेगा आपका, कठोर मेहनती, बात वही आ गई। तो ये तीनों तो उसके क्या है, सिनोनिम है। उसका जो एंटोनिम या अपोजिट है वो बताइए, अपोजिट इसमें कौन सा आ रहा, बोलो। देखें आपका वहां पर लास्ट वाला, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, आपका आइडोलेंट का नाम वहां पर दे सकते हैं। अब एक सवाल आपको 5 शब्द देकर चला गया। अगले सवाल पर आइए। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। व्याकरणीय आधार पर जो सही विकल्प है उसका आपको चुनाव करना है। मतलब यहां पर सवाल के अंदर अगला हमसे यह चाहता है कि ग्रामर का टॉपिक कौन सा है, आप खुद बताएं। तो देखो यहां पर इफ लगा हुआ है। इफ लगते ही ये टर्म जो अपना आता है, ये टर्म में किसके नजदीक ले जाऊं, बताओ आपका, कंडीशनल के, मतलब शर्तात्मक वाक्य के नजदीक ले जाऊं। और जब आप यहां पर शर्तात्मक वाक्य की बात करते हैं तो शर्तात्मक वाक्य के अंदर आपके पास में 3 तरीके के नेचर बनते हैं। जनरली उन्हें अपन एक बार देख लेते हैं। देखो, अपना एक पैटर्न, अपना एक ऐसा तरीका जिस तरीके विशेष के साथ में हम यह चाहते हैं कि इस पैटर्न में या इस मसले के अंदर जो हमें बताई जाने वाली स्थितियां हैं या फिर कही जाने वाली आपकी स्थितियां हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो पहली बात तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमें इन शब्दों में से एक मिल जाना चाहिए। इफ मिल जाए, हैड मिल जाए, या फिर आपका वहां पर सपोजिंग मिल जाए, या फिर आपका वहां पर इसके अलावा लेना चाहें तो अनटिल हो सकता है, या फिर अनलेस हो सकता है, या सो लॉन्ग हो सकता है, या फिर आपका एज इफ हो सकता है, या फिर आपका टर्म वहां पर प्रोवाइडेड हो सकता है। ये सारे के सारे शब्द हैं। एक इसमें अपन लेस्ट को या फिर वर है उसे भी आपका वहां पर डाल सकते हैं या उसके साथ भी उसे जोड़ा जा सकता है। वह जो स्थिति विशेष आती है उस स्थिति विशेष के अंदर हमें इन चीजों को परखना होता है। तो यहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां पर टर्म किसका है, वर का हो सकता है, या फिर आपका किसका आ सकता, बताइए, लेस्ट का आ सकता है। तो ये जो पैटर्न आपको मिला, इनमें से एक शब्द मिलने का मतलब ये किस में चला गया, आपका कंडीशनल में चला गया। और कंडीशनल में आपको 3 स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। पहला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक साइड में, आवश्यकता पड़ने पर ऐसी या यस है, और अगर इसे नेगेटिव में लेकर जाऊं तो बताइए किस में जाएगा, डू या डज, प्लस में आपका नोट वाला हिस्सा और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अपन नोट को हटा लेते हैं और हम ये देखते हैं कि नोट आएगा तो हम लगा देंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव में भी तो जा सकता है, प्रश्नवाचक के अंदर भी तो लिया जा सकता है। और इधर अपन लेते हैं तो यहां आपको मिलेगा विल या शैल या कैन या मे और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये जो नेचर आपको मिल रहा है किसका है, एक्टिव वॉइस का है। फिर अगला पार्ट यहां पर अपन लेते हैं तो इसमें इसी का पैसिव वॉइस बना देता हूं मैं आपका। उसमें अगला क्या देगा आपको, इज एम आर प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव लेकर जाएं तो क्या बनेगा, विल या शैल या कैन या मे या बी प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये किस में चला जाएगा, आपका पैसिव में चला जाएगा। ठीक है, अगली बात में अपन आते हैं तो यहां पर ये टर्म आपका
ये रहेगा दूसरे वाले में वर्ब का सेकंड फॉर्म, या डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर। लेकिन ये याद रखना है कि इस नेचर के अंदर आपको वोज के यूज से बचना है, ये नहीं आएगा। और इधर आप लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा भाई, वुड, या फिर आपका शुड, या फिर कुड, या फिर माइट, और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये चलेगा। फिर अगले में यहां पर अपन लेते हैं तो वही वॉज तो कट जाएगा आपका पैसिव में, और इधर वर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। मतलब वॉज का तो अपन यूज कर ही नहीं सकते इमेजिनेशन में, कल्पना के अंदर। अब इसके पैसिव कंस्ट्रक्शन में ले जाऊं तो हमें क्या मिलेगा, वुड, या फिर बताओ क्या आएगा, शुड, या फिर बताओ इसमें क्या रहेगा, बोलो कुड, या फिर इसमें क्या है, माइट, प्लस में बी, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव की बजाय किसमें चला गया, पैसिव में। अब इसका तीसरा एक और स्ट्रक्चर मुझे मिलना चाहिए, और वो क्या रहेगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका इधर रिजल्ट क्लोज में लेंगे तो वुड, या फिर आपका शुड, या फिर कुड, या फिर माइट, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब इसके पैसिव की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ये बनेगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां क्या रहेगा, वुड, या शुड, या कुड, या माइट, प्लस हैव, प्लस में बीन, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से अब ये जो आपको मिल रहा है, तो पहले पहचान चेक कर लो कि अपना कंडीशनल है या नहीं, और कंडीशनल है तो कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, उसकी कौन सी साइड तो हमें भर के दी गई है और कौन सी हमें वहां पर भरनी है। तो सवाल पर आओ, देखें आपका इफ मिल गया मतलब कंडीशनल है। इफ ही वर टू रीच द वेन्यू, अगर उसे उस स्थल पर, उस जगह पर समय पर पहुंचना था, या काश वो पहुंचता, तो ही हैव टू हरी अप, उसे जल्दी करनी थी। अगर वो समय पर पहुंचना चाहता था तो उसे वहां पर जल्दी करनी थी, वो नहीं कर पाया। तो ये अपना जो ग्रेड 1 का ग्रुप ए का पेपर था 2018 के अंदर, वहां पर आपका सवाल पूछा गया। बताओ यहां क्या दिया हुआ है, वर दिया हुआ है। अब जरा चेक करते हैं अपन, देखो यहां पर हमने क्या पढ़ा, वर कहां है, ये रहा, और वर कहां है, ये रहा, दोनों जगह है। तो ऊपर वर अकेला है और नीचे वर के साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। चेक करो, देखिए इसमें यहां वर अकेला है, वर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। क्लियर? तो यहां पर आ जाओ आपका, अगर वर अकेला है तो आगे मुझे सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी है, वुड को देनी है, और वुड के साथ में क्या लाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना है। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे देखो यहां पर क्या चाहिए आपका, जो अगले ने सवाल पूछा कि भाई ही के बाद में यहां वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो अगर आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं हैव के फॉर्म से, तो हैव यहां खुद किसका काम कर सकता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम कर सकता है। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो मुझे मिल गया। अब इधर से मुझे क्या चाहिए बताओ, आपका वुड चाहिए। बताओ क्या चाहिए, आपका वुड चाहिए। तो बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, बोलो आपका वुड हैव। बोलो क्या पढ़ेंगे इसे, आपका वुड हैव। भाई विल का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमने देख लिया उसके अंदर, ये कट गया आपका। मस्ट बी का कोई मतलब नहीं है। अब वुड दो जगह आ रहा है, लेकिन बी और हैव दोनों साथ थोड़ी आएंगे। बी तो अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ही, तो हैव क्यों, तो हैव तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हम हटा नहीं सकते। तो यहां से ये बी काटना पड़ेगा। अब मुझे अकेला क्या चाहिए बताओ, आपका वुड चाहिए। तो आंसर क्या आ गया, वुड। आपने गौर किया हो तो मेरे से आपने कंडीशनल अलग से पढ़ रखे हैं, और वहां पर ये प्रॉब्लम आपको देखते ही क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं रहेगी। अब गौर ये करना है
कि अपने पास में आपका जो सवाल आ रहा है उस सवाल को आप ढंग से समझ पा रहे हैं आपका। क्यों? तो यहां पर गौर यह करना है कि इस सिचुएशन में कंडीशनल सेंटेंस कैसे पहचानो, और कंडीशनल में पहला है, दूसरा है, या फिर आपका तीसरा। तो यहां दूसरे वाला एक्टिव में आपको दिया हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। गौर करो, प्रेपोजिशन का सवाल बार बार पूछा जा रहा है। प्रेपोजिशन, पूर्व सर्ग, समुच्चय, बोधक, अव्यय, सवाल क्या है वो सुनना आपका। दे लिव ब्लैंक अस ऑन द 4th फ्लोर। वे चौथे फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है, अगला ये कह रहा है दे, वो लोग, लिव रहते हैं, अस हमारे, ऑन द 4th फ्लोर मतलब चौथे फ्लोर पर। अब आप कौन से फ्लोर पर है आपको नहीं पता, या तो वो आपके ऊपर हैं या वो आपके नीचे हैं। भाई अगर आप वहां पर 5वें फ्लोर पर हैं तो वो आपका चौथे फ्लोर पर नीचे हैं। आप तीसरे फ्लोर पर हैं तो वो चौथे फ्लोर पर ऊपर है। तो मीनिंग किसका चाहिए? नीचे और ऊपर का चाहिए। तो अब इन तीनों चारों का मीनिंग देखो, देखें आपका। जैसे बिलव, बिलव का मतलब क्या होता है आपका? के नीचे। अंडर का मतलब भी क्या होता बताओ? के नीचे। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है आपका? के अलावा, या क्या पढ़ सकते हैं? के अतिरिक्त, या फिर क्या पढ़ सकते हैं आपका? के सिवाय। और विद इन का अंतर अर्थ के आधार पर यह रहेगा। बाकी प्रीपोजिशन से अंतर क्या है? इसका अर्थ निकलेगा के अंदर अंदर, या फिर के भीतर भीतर। अब हमें ऊपर या नीचे का मीनिंग चाहिए, तो ऊपर वाला मीनिंग तो कोई दे नहीं रहा, तो मतलब वो कहां है? आपसे नीचे हैं। आप 5वें या फिर 6ठे ऐसे फ्लोर पर रहेंगे, वो आपके नीचे हैं। तो ये दो तो हट गए, ऊपर नीचे दोनों में नहीं है। अब नीचे में आपका कंफ्यूजन दो में आ गया, अंडर और बिलो में आ गया। अभी आपको समझना है अंडर में क्या होता है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपका नीचे होता, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है और इसके नीचे ऑब्जेक्ट ये है, चाहे ये ऑब्जेक्ट ऊपर वाले को टच करे या फिर ना करे, चाहे ये गति करे या फिर आपका ना करे, दोनों ही स्थितियां आपकी बनती हैं। चाहे ये गति करे ना करे, चाहे ये टच करे या फिर आपका ना करे। ठीक है, तो यहां पर दिखना चाहिए, मतलब क्लियरली विजिबल होना चाहिए। जब कोई देखे, जैसे वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, आपको आराम से दिख रहा है, उसका पेड़ टेबल के नीचे है, आपको आराम से दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपका पेन है मेरी इस हाथ की हथेली के नीचे है, ऊपर वाले के, आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? अंडर है आपका। लेकिन जो बिलो होता है, बिलो आपको यह बताया जाएगा एक तरीके से कवर है, मतलब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के कवर है और दूसरा ऑब्जेक्ट इसके नीचे है, और ये कवर्ड ऑब्जेक्ट में ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से नीचे वाला ऑब्जेक्ट ढका हुआ होता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। कवर इस शेप में आए जरूरी नहीं है, कवर आपका इस शेप के अंदर भी हो सकता है, कवर आपका इस शेप के अंदर भी हो सकता है, कैसा भी हो आपका, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, लेकिन वो ढका हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। अब आप रह रहे हैं 5वें माले पर, अगला रह रहा है 4थे माले पर, तो वो आपका अपने फ्लैट के अंदर वहां पर अपार्टमेंट में ढका हुआ है ना, आपको दिखाई थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, आपका फर्श आ गया तो वो तो आपके 5वें माले का है, उसके नीचे वाली चीज आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। तो बताओ ये इस नीचे के अर्थ में किसका भाव दे देगा? बोलो आपका बिलो का भाव दे देगा, बजाय किसके? आपका अंडर के। इस तरीके से डीलिंग देखनी है। बात पल्ले पड़ी क्या आपका? कि आप ये समझ लीजिए कि आपके पास में नीचे या ऊपर का अर्थ था, तो ऊपर वाले अर्थ के लिए तो आपके पास में कोई प्रीपोजिशन था नहीं, केवल और केवल नीचे वाले अर्थ के अंदर आपके पास में प्रीपोजिशन था। और वो प्रीपोजिशन कौन सा है? या तो बिलो ले लो या फिर आप अंडर ले लो। अंडर में तो नीचे वाला आपको दिखाई पड़ना चाहिए और ऊपर वाले में आपको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको वहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर गौर आपको यह करना है नीचे के अर्थ के लिए, और नीचे के अर्थ के लिए आप यहां पर बताते हैं। ठीक है, तो ये टर्म कौन सा आ जाएगा? बिलो का। देखो जो अपन क्वेश्चन करते चल रहे हैं उनमें 1 बाय 1 वहां पर एक को आप देखते चलें, ताकि आपकी वो प्रॉब्लम आपके लिए ना रहे। अभी तक अपन ने जो सवाल किए हैं उसमें सबसे पहला अपना बाई वाला प्रीपोजिशन का था, फिर उसके बाद में दूसरा सवाल अपना वर वाला,
ठीक है। फिर उसके बाद में अपना जो तीसरा सवाल है वो किसका था, वहां पर आपका साइट के उद्देश्य से था आपका, जो कि नाउन के रूप में आपका लिखा गया था, ठीक है। फिर अगली बात अपन करते हैं तो ये आपका वहां पर एंटोनिम का था। फिर उसका अगला अपन ने पढ़ा किसका, वहां पर आपका कंडीशनल सेंटेंस का, जिसमें हमने आंसर क्या लिया था आपका, वुड लिया था। फिर अगले सेक्शन में अपन चलते हैं तो अपना अगला पार्ट किसके बारे में है आपका, फिर से प्रीपोजिशन के बारे में था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आपको सही विशेषण चुनना है जो डिग्री के आधार पर होना है। डिग्री आपने पढ़ी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो अगला पहले पहचान देखनी पड़ेगी ना अपने सवाल को कि ये डिग्री का सवाल है, तो हमें पता कैसे चला। एक कार्स प्राइस, जो कार की कीमत है, ठीक है, इज यूजुअली, ये सामान्यतया होती है, देन ए बाइक्स प्राइस, एक बाइक की कीमत से। एक कार की कीमत सामान्यतया एक बाइक की कीमत से होती है। तो आपको पता है कि टू व्हीलर की कीमत कम होती है और फोर व्हीलर की कीमत ज्यादा होती है। तो यहां कार की कीमत बाइक की कीमत से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मीनिंग ज्यादा का देना है या फिर महंगी बताना है या ज्यादा कीमत बताना है। लेकिन हमें पहचान के लिए यहां पर वर्ड क्या दिया जा रहा है, देन दिया जा रहा है। और ये जो देन है, देखो ये तीन शब्द आपके, जैसे आपके पास में देन आ गया, या फिर आपको टर्म क्या मिलता है, देन एनी अदर आ गया, या फिर आपके पास में टर्म क्या है वहां पर, देन मोस्ट अदर आ गया। अब ये जो आपकी स्थिति मिल रही है, ये सारी की सारी किसमें जाती हैं बताओ, आपका कंपैरेटिव डिग्री में। बताओ किसमें जाती हैं, आपका कंपैरेटिव डिग्री में जाती हैं। और कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या है कि जो आपका रूट फॉर्म है, रूट फॉर्म का मतलब जड़वत रूप या मूल रूप है, उसमें ER है, R है, IER ऐसा जुड़ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले क्या जुड़े, आपका मोर जुड़ जाए और मोर के साथ में आपका रूट फॉर्म जुड़ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां एग्जांपल मैंने लिखा कि स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब क्या है आपका, छोटा। फिर यहां पर जो टर्म लिखा मैंने वो लिखा आपका मोर इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्व के लिए। अब ये देखो अपना रूट फॉर्म जो था, कौन सा रूट फॉर्म, स्मॉल, उसमें क्या जुड़ा हुआ है, ER जुड़ा हुआ है। यहां देखो रूट फॉर्म इंपॉर्टेंट है, उसमें अपने पास क्या आ गया, आपका मोर आ गया। ये चीज बता दी आपकी। तो स्मॉल में ER जुड़ गया, स्मॉलर है, और इंपॉर्टेंट में आपका मोर जुड़ गया, मोर इंपॉर्टेंट। दोनों क्या है, कंपैरेटिव में। तो पहले यहां देखना है कि इसमें कंपैरेटिव कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं तो ये हाई, हाई में ना तो आपका ER RIER है, ना ही इसमें मोर जुड़ा हुआ है। ये हाई कंपैरेटिव है ही नहीं, कंपैरेटिव चाहिए था। हाई का कंपैरेटिव तो क्या होता है, हाइयर होता है, HIGHER। अगर आप ऐसा लिख देते हाइयर, तो ये क्या बन जाता बताओ, आपका कंपैरेटिव बन जाता। लेकिन ये तो हमें दिया ही नहीं है अगले ने। अब यहां पर चीपर, ER कंपैरेटिव, लोअर, ER कंपैरेटिव, मोर एक्सपेंसिव, मोर कंपैरेटिव। अब तीन तीन आ गए। अब तीन में से छांटना अर्थ के आधार पर। तो ये जो चीपर है, चीपर का हिंदी मीनिंग क्या होता है भैया, आपका सस्ता। लोअर का मतलब नीचे का, नीचे का। और फिर मोर एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, ज्यादा महंगा या महंगी, ज्यादा महंगा या फिर महंगी। ये किस में चला जाएगा, मोर एक्सपेंसिव में चला जाएगा। अब अगला हमसे चाहता क्या है कि आपको अर्थ के आधार पर बताना है। तो एक कार की कीमत सामान्यतया बाइक की कीमत से सस्ती है, नीचे की है या महंगी है। आराम से पता चल रहा है, महंगी है। तो इस महंगी के अर्थ में आप आंसर क्या ले आएंगे, मोर एक्सपेंसिव। पहले देन से पता लगाया कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव की पहचान आनी चाहिए और उसके आधार पर यह टर्म आपको वहां पर ले लेना चाहिए। तो यहां पर टर्म बताओ क्या आ गया आपका, चीपर, और यहां टर्म क्या आ गया बताओ, आपका लोअर। ये दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे अर्थ के आधार पर, क्योंकि कार की कीमत सामान्यतः उसके मुकाबले ज्यादा मानी जाती है। अगले सवाल पर आए।
विच ऑप्शन इज नॉट द एंटोनिम ऑफ ओबीडियंट। देखो सवाल कितना अच्छा बनाया। एंटोनिम का मतलब क्या है? विलोम शब्द है, विपरीत अर्थ वाला शब्द है आपका। और ये जो विलोम शब्द की आप बात करते हैं उसको अगला कह रहा है नॉट। नॉट का इस्तेमाल कर लिया है कि निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो ओबीडियंट नामक शब्द का क्या नहीं है? विलोम शब्द नहीं है। आप ये गौर करिएगा, इसमें क्या कह रहा है? नहीं है। ये आपसे पूछ रहा भाई, यहां पर है वाला नहीं पूछ रहा। जनरली अपन क्या पकड़ते हैं? एंटोनिम शब्द पकड़ते हैं और हमारी गलती हो जाती है। अब अगला यहां पर यह सवाल पूछ रहा है नहीं है। आजकल ऐसे सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी या आज्ञापालक। पहले इसका अर्थ देख लो, इसका मीनिंग क्या है? हम इसे क्या पढ़ सकते हैं? आज्ञाकारी, या फिर इसका टर्म क्या आ सकता बताओ वहां पर? आज्ञापालक। आज्ञाकारी कह सकते हैं और या फिर इसे क्या कहेंगे बताओ? आपका आज्ञापालक कहेंगे, ठीक है। अब अगली बात पर अपन चलेंगे यहां पर, तो अगला टर्म गौर करिएगा जरा। नेक्स्ट टर्म, इसमें वर्ड क्या रहा? सबके मीनिंग निकाल लो एक बार ताकि आपको दिक्कत ना रहे। अगला वर्ड है म्यूटिनस। क्या बोलते हैं अपन? म्यूटिनस। तो म्यूटिनस का मीनिंग क्या होता है? म्यूटिनस को अपन कहते हैं जो आपका झगड़ालू होता है, झगड़ालू कह दें, या फिर इसे आप क्या कह दें? बागी कह दें, या फिर क्या कह दें इसे? आपका विद्रोही कह दें। ये कौन होता है? म्यूटिनस होता है, ठीक है। फिर अगली बात पे आए, देखें आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है? आपका स्टबन। ये आपको आना चाहिए, बहुत बार एग्जामिनेशंस के अंदर आपसे पूछा गया है। और टर्म क्या है आपका? स्टबन। स्टबन को अपन पढ़ते हैं जिद्दी, या फिर क्या कह सकते हैं इसे? हठधर्मी, या फिर इसे क्या कहा जा सकता है? अड़ियल। जिद्दी, हठधर्मी या अड़ियल। फिर अगला वर्ड अपने पास क्या है? ड्यूटीफुल। देखो ये वर्ड भी याद करते चलो, क्योंकि किसी ना किसी एग्जामिनेशन के अंदर वहां पर इन वर्ड्स को आगे पीछे किया ही जाता है। ड्यूटीफुल का मतलब होता है जो कर्तव्य परायण या कर्तव्यनिष्ठ होता है। क्या कहूंगा इसे बताओ? आपका कर्तव्य परायण, या फिर क्या कह दिया जाएगा? आपका कर्तव्य निष्ठ। और फिर अपने पास में है कौन सा? डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट, ओबीडियंट का उल्टा आराम से मिल रहा है आपको। देखो इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एक प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। अपने पास में प्रीफिक्स वाले सवाल भी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब आप डिसओबीडियंट को पढ़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अवज्ञाकारी, उद्दंड, या जो कहना नहीं मानता है। क्या पढ़ते हैं इसे? आपका अवज्ञाकारी, जो आज्ञा का उल्लंघन करने वाला हो, या फिर क्या कह सकते हैं इसे? आपका उद्दंडी, या फिर जो आपका हुक्म ना मानने वाला हो, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला नहीं हो। तो यहां पर हमें यह देखना है कि कौन सा नहीं है। तो पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कौन कौन सा है। अगला ओबीडियंट का उल्टा पूछ रहा है, तो ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का उल्टा जो आपका विद्रोह करे, आपका बागी हो जाए, बिल्कुल उल्टा है, जो आपका कहना ना माने। जिद्दी, हठधर्मी, अड़ियल आपकी आज्ञा क्यों मानेगा, क्यों सुनेगा? यह भी उसका उल्टा है। फिर यहां पर अवज्ञाकारी या उद्दंडी, आज्ञाकारी का उल्टा है। तो ये जो म्यूटिनस है वो ओबीडियंट का विलोम है, स्टबन है वो ओबीडियंट का विलोम है, डिसओबीडियंट है वो भी आपका ओबीडियंट का विलोम है। मतलब ये तीनों तो आपके नहीं होने हैं क्योंकि वो उसके विलोम शब्द हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ओबीडियंट का देखो ड्यूटीफुल, आज्ञाकारी वो होता है जो आपके कहने पर आपके कर्तव्य का पालन कर लेता है, ठीक है, जो कर्तव्य परायण होता है। तो ये ओबीडियंट का क्या है? वहां पर सिनोनिम है, मतलब समानार्थी शब्द है। अब जो आज की क्लास में आपने सवाल पढ़े हैं तो आपको बेहतर तरीके से एक चीज समझ में आई होगी कि जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जितने लेक्चर्स में, तो कोई भी चीज आपकी उन पेपर से बाहर नहीं है।
कुछ भी बाहर नहीं है आपका। उन क्लासेस से इस पेपर में कुछ भी बाहर आपसे पूछा नहीं गया है। कुछ सवाल अपन और करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुए। वन बाय वन में एक एक सवाल को इसी तरीके से एलैबोरेट करता रहूंगा, आपके सामने लेकर आऊंगा। तो अपना कीमती वक्त उसमें से कुछ चंद लम्हे निकालकर इन चीजों को ढंग से देखें, ताकि आपकी जो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जब आप अपीयर होते हैं तो इनमें आपकी काफी मदद आपको मिलेगी, काफी सहायता मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ में मिलता हूं आपका मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बचे हुए सवालों पर डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।